हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक और अब तक हम लोगों ने इंडिया यूएसए रिलेशंस को कवर कर लिया है। दैट इज वी आर डिस्कसिंग द मेजर bilateral relations with major powers like Russia, USA, China. We will discuss later. But today we are going to discuss about the India-Russia relations. Okay. तो बेसिकली मैंने जैसा कि आपको बताया है मेरा अप्रोच क्या रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द मैप। बिकॉज जब आप मैप देखते हो तो आपको क्लियरिटी आ जाती है कि लोकेशन कहाँ है और क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है, साथ ही साथ किस प्रकार से कोई भी देश हमारे लिए अहमियत रखता है। तो इन सब के एंगल को आप अच्छे से सोच सकते हो आफ्टर सीइंग द मैप। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द मैप। उसके बाद हम मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि जो आपके रशिया है उसका डिस्कशन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर विच सी एंड वेरियस इकोनॉमिक सेक्शंस जो लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर। एंड साथ ही साथ रशिया भी एक प्रकार से वॉर को इंड करने के राह पर नहीं दिख रहा है। द वॉर इज इशलेटिंग एंड एशलेटिंग मोर एंड मोर। ठीक है, तो इस एंगल से चाहे इंडिया और रशिया के रिलेशंस पर क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस एंगल से हमें जज करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस, तो बेसिकली हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम जो एरिया जो कॉपरेशन है वो देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है। यानी कि जाहिर सी बात है कोई भी देश के साथ जब हम रिलेशन डिस्कस करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि सदाबहार पॉजिटिव रिलेशंस ही होंगे, कुछ इश्यूज भी होंगे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। तो वी विल लुक एट दैट कन्फ्लिक्ट्स एज वेल। उसके बाद हम देखेंगे जो आपके रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उसके क्या कारण रहे हैं, साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा। जिस प्रकार से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा, अलोंग विथ वी विल सी कि वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और भारत का क्या अप्रोच और क्या स्टैंड रहा है इस वॉर को लेकर, और भारत किस प्रकार से असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टू डील विद दीज इश्यूज। और ये सब जाहिर सी बात है ग्लोबल इश्यूज है। एंड ये यह भी साबित करता है कि किस प्रकार से डिस्पाइट हैविंग द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, all of these, but these are non-functional when there comes a global issues like the war, terrorism का issues। so इन सब के एंगल्स को आप देख सकते हो, साफ साफ आपको नजर आता होगा कि हाँ भाई साहब ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोविड-19 के दौरान देख लो, है ना, जिस प्रकार से चाइनीज एग्रेसिवनेस बढ़ रही है उसको देख लो, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफेक्टिव हो रहे हैं। दैट लीड्स टू अ डिस्कशन कि क्या हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। बिकॉज बहुत बार भारत ने बोल रखा है कि डिस्पाइट कि ऑर्गेनाइजेशन आज भी एग्जिस्ट करते हैं बट इट रिप्रेजेंट द साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट ऑफ 1945, दैट टाइम व्हेन दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर क्रिएटेड एंड देयर वाज सर्टेन पावर्स दैट वाज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। बट आज के समय में बहुत सारे कंट्रीज राइज हो रहे हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद आप जापान को ले सकते हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हो। तो इन सब का जगह कहाँ है, साथ ही साथ अफ्रीका में भी इतना बड़ा कंट्रीज का ग्रुप है, फिर भी यूएन में अफ्रीका रिप्रेजेंट नहीं होता है यूएन की परमानेंट सीट में। तो ये सब इश्यूज हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। वैसे भी हम लोग जब ग्रुपिंग्स को डिस्कस करेंगे ना तो ये सब मैटर्स आपको सामने साफ नजर आ जाएंगे। तो होल्ड योर ब्रेथ टिल वी रीच दैट पॉइंट। तब तक हम इंडिया रशिया के मुद्दे पर आते हैं, हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट लुक एंड बिफोर दैट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं रोज बोलता हूँ शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और आप लोगों के कॉपरेशंस के साथ ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है आपका कॉपरेशन हमारे लिए अहम होगा। डू शेयर, डू शेयर। ठीक है, एंड लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी तो। सो लुक एट द मैप फर्स्ट। तो बेसिकली ये आपको बड़ा सा
एरिया दिख रहा होगा येलो कलर में, विच कंट्री इज दिस? यस, यू गॉट इट राइट, रशिया। ठीक है, अब रशिया नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाई करता है। यूं कह सकते हो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओगे तो आपको रशिया देखने को मिलेगा। लेटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन दोनों में काफी बड़ा है रशिया। ठीक है, एंड बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जैसे ये सब आपको ध्यान रखना है, चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद मंगोलिया, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद आपका यूक्रेन। अब यूक्रेन ये आपका ये एरिया काफ़ी अहमियत हो गया है अभी फिलहाल। उसके बाद और भी सारे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका इस वाला पोर्शन है यानी कि वेस्टर्न रशिया, वो मोर डेवलप्ड है, और ये वाला जो पोर्शन है लिटिल डेवलप्ड है। ठीक है, इसलिए रशिया वाया इट्स इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करने की बात करता है, और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भी ऑर्गेनाइज करता है ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए और बेसिकली यहाँ पर आपका इंडस्ट्री सेटअप हो, ताकि इन एरियाज में भी डेवलपमेंट हो सके। तो इंडिया ने भी इंटरेस्ट जताई थी, चाइना भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब बातें हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जरूर ध्यान रखना है कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ से एक बात हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये याद रखनी है, और फिर ये याद रखनी है कि यूक्रेन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और एक बात और कि बिफोर 1991 है ना, यूएसएसआर होता था, यानी किसी को हम सोवियत यूनियन कहते थे। ठीक है, सोवियत यूनियन में आपके बहुत सारे कंट्रीज अलोंग विथ रशिया आ जाते थे। जैसे आपका ये रशिया तो है ही है, साथ ही साथ यूक्रेन भी आ जाता था, बेलारूस भी आ जाता था, और भी सब थे। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये जो सोवियत यूनियन है वो मल्टीपल कंट्रीज में ब्रेक डाउन हो गया, एंड वन ऑफ द ब्रेक डाउन वॉज यूक्रेन। यूक्रेन भी अलग हो गया। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि वन ऑफ द रीजन कहा जाता है कि वाई रशिया इज इन्वेडेड यूक्रेन इज दैट बोथ द कंट्री शेयर्ड कल्चरल रिलेशंस विथ वन अनदर। ठीक है, और अगर यूक्रेन वेस्ट के इन्फ्लुएंस में जाता है तो फिर रशिया को अच्छा नहीं लगेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स थोड़ा लंबा जा सकता है, बट क्या करें, हम डिटेल में समझाने का प्रयास जरूर करेंगे ताकि आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं मैप से ही आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो आपका रशिया है ना, रशिया का ये जो पोर्शन आप देख रहे हो नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, ये आर्कटिक से अटैच है। अब ये जो आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ यहाँ देखोगे, आर्कटिक ओशियन का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है सराउंडिंग द रशिया, ये बेसिकली ह्यूज रिजर्व रखता है नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का, और भी रिसोर्सेस का। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये आर्कटिक मेल्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपका मोस्टली बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो आने वाले समय में रशिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आर्कटिक का मेल्ट होना, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, बिकॉज इसके माध्यम से ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल ओपन हो जाएगी रशिया के लिए, चाहे वो आपका नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, अलोंग विथ व्हाट, अभी फिलहाल रशिया के पास कुछ ही पोर्ट है जो ऑल वेदर ओपन रहता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक की मेल्टिंग होगी तो जाहिर सी बात है मोर एंड मोर कनेक्टिविटी रशिया पोर्ट के माध्यम से इंश्योर कर सकता है और उनकी ट्रेड पोटेंशियल को भी इन्हांस करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, हमने आपको बेसिक ओवरव्यू यहीं पर दे दिया। ये आपको कोई मैगजीन और कोई बुक नहीं बताएगा, ये मैं आपको एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ। और ये सब चीज़ें ही आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगी जब आप इतने सारे पर्सपेक्टिव से साथ चीज़ों को सोचते हो, देखते हो, समझते हो। ठीक है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही राइटिंग कर दी है क्या? हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आपको ही पता होगा जब हम इंडिया रशिया की रिलेशन की बात करते हैं तो वन ऑफ द ट्रस्टेड फ्रेंड है इंडिया का रशिया, या फिर वाइस वर्सा कहो।
और जब भी मुसीबत का दौर आया है इंडिया के लिए तो रशिया ने मदद किया। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था तो यूएस ने पाकिस्तान का साथ देना चाहा था। अब भारत तो अकेला पड़ जा रहा था उस समय, तो भारत क्या करे। अब यूएस के सामने जाहिर सी बात है भारत कहाँ उतना पावरफुल। तो उस समय रशिया ने इंडिया को मदद की और उसी समय आपका फ्रेंडशिप ट्रीटी इंडिया और रशिया के बीच साइन हुआ और आपका रशिया ने यूएस के प्रभाव को काउंटर वायलेंस किया। अदरवाइज यूएस की जो नेवी थी वो इंडियन ओशियन में पहुंच ही रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी इस प्रकार की जो बला है वो टल गई। ठीक है, उस समय जाहिर सी बात है रशिया नहीं कहेंगे, यूएसएसआर कहेंगे, बिकॉज तो बेसिकली वो बात हमने डिस्कस की। लेकिन अब आप देखो, ये तो हमने बेसिक ओवरव्यू देखे। अब क्या है कि ये बात तो आपको ही पता होगी कि इंडिया जो है वो यूएस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हुए दिख रहा है। चाहे आपकी क्वाड की मेंबरशिप की बात करो, I2U2 की बात करो, ठीक है, या फिर जो भी डिफेंस एग्रीमेंट सब हैं, या फिर आपके जो बायलैटरल ट्रेड हैं, तो उन सब से लगेगा कि रशिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित भारत नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है रशिया को थोड़ा सा खटक तो लगेगा ही। अब दूसरी बात आप ये समझो कि जो रशिया है, हाँ, यूएस के साथ वैसे भी नहीं बनती। अब यूएस के साथ चाइना का वैसे भी नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, रशिया और चाइना एक साथ आएंगे और वही हो भी रहा है। धीरे धीरे दोनों देश के बीच कॉपरेशंस बढ़ रहे हैं और ये जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुआ इसके कारण कॉपरेशंस तो और भी इन दोनों देश के बीच बढ़े। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर ये होगा कि रशिया जो है वो थोड़ा सा इंडिया से मान के चलो कि दूर जा रहा है, ऐसा बोलते हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन साबित तो तभी होगा ना जब कोई मुसीबत की घड़ी में देखेंगे कि वो हमारी मदद करता है या नहीं करता है। बात तो यही है, बिकॉज अभी तो बहुत सारे ओपिनियन बनते हैं कि हाँ इंडिया से दूर हो रहा है रशिया, ठीक है, या फिर इंडिया ही रशिया से दूर हो रहा है, तो इस प्रकार की विचारधारा बन रही है। लेकिन वही बात है, बात तो साबित तब होगी जब कोई मुसीबत आता है, तब देखते हैं कि कॉपरेशंस किसके साथ रशिया करता है, वो सब बातें हो जाती है। और ये बात भारत भी भली भांति समझता है, इसलिए भारत भी रशिया के साथ रिलेशंस हमेशा स्ट्रेंथन करने की प्रयास करते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएम मोदी ने एक बात भी कही थी, इंडिया हैज़ गिवन टॉप प्रायोरिटी टू इट्स रिलेशनशिप विथ रशिया, ठीक है। एंड ये जो आपका सोची समिट 2018 हुआ था, इस समिट के दौरान जो दोनों देश के बीच रिलेशनशिप है वो स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप के लेवल पर अपग्रेड की गई थी। और मान के चलो जब भी रिलेशनशिप अपग्रेड होता है तो मतलब और ज़्यादा कोऑपरेशंस कोलैबोरेशंस की बात होगी। साथ ही साथ इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो डीप म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित है। डीप म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब क्या, हम रशिया पर भरोसा करते हैं और रशिया हमारे पर भरोसा करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, कॉमन फॉरेन पॉलिसी गोल है दोनों देश की। वो क्या कॉमन फॉरेन पॉलिसी गोल है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब इसको समझ लीजिए, ये जो आपका पोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली एक आप यूनिपोलर सुनते होगे, बायपोलर सुनते होगे, एक मल्टीपोलर सुन रहे हो। तो यूनिपोलर मतलब का एक कंट्री डोमिनेट करेगा। तो बेसिकली जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएस ही सिर्फ वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा था, तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। लेकिन अब आप देखिए कि जिस प्रकार से चाइना राइज हो रहा है
तो अब इस यूनिपोलर वर्ल्ड को या फिर यूएस की हेजेमनी को तो चैलेंज कर रहा है, इसलिए यूएसए को तो चिंता हो रही है, इसीलिए यूएसए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है ताकि चाइना के राइज को काउंटर कर सके। ठीक है। अब बाइपोलर का मतलब क्या होता है? बाइपोलर का मतलब होता है दो देश का डोमिनेशन। तो बेसिकली जब यूएसएसआर था तो फिर दो देश की डोमिनेशन थी, एक तरफ यूएस डोमिनेट कर रहा था, एक तरफ यूएसएसआर डोमिनेट कर रहा था, और इस बीच आप कोल्ड वॉर के बारे में भी सुना होगा। ठीक है। उसके बाद होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड आज के वर्ल्ड की नीड है, बिकॉज इतने सारे नेशन हो गए हैं और सब जो है ग्लोबल लेवल पर इंटीग्रेट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही देश जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, वर्ल्ड के रूल्स को रेगुलेट करे, मॉनिटर करे, ये तो सही बात नहीं है। अब जैसे इंडिया की ही बात करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है, उसी के साथ साथ आप कहो कि आपके चाइना ने भी राइज किया है, या फिर आपका जापान ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, ठीक है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ले लो, या फिर अफ्रीका ले लो, ब्राज़ील में कुछ कंट्रीज ले लो। तो ये सब भी तो अब धीरे धीरे राइज हो रहे हैं। जब तो इसीलिए जब भी आपका आज के समय में मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जाती है, होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस। ठीक है। तो वही है कि दोनों देश मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट नेशंस है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड इश्यूज में। ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दोनों देश के बीच देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन, मिलिट्री। ठीक है। एंड रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है? तो अभी फिलहाल 50th एनिवर्सरी यानी कि 2021 में 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इंडो सोवियत ट्रीटी ऑन पीस फ्रेंडशिप कॉपरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है। और इस ट्रीटी के बाद ही कहीं ना कहीं जो हमारी जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सफलता है, वन ऑफ द फैक्टर, इसे भी मान सकते हो आप। तो ये सब हमने देखा। अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू की तरफ जाते हैं, बाकी सब तो हमने प्रवचन आपको सुना ही दिए हैं। चलिए हिस्टोरिकल ओवरव्यू, तो वही बात है कि 1971 में आपका ये ट्रीटी साइन हुई थी, एंड दोनों देश ने रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो न्यू ट्रीटी साइन हुई दोनों देश के बीच, दैट इज योर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। एंड फिर दोनों देश ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित किया इन 2000। तो ये सब बस यूज कर सकते हैं कीवर्ड के रूप में, ये सब आंसर इनरिचमेंट करेगा। अब इस ट्रीटी का नाम दे दोगे तो हाँ लगेगा कि आपने पढ़ा है, अब इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस ट्रीटी का नाम याद रखिए, यही काफ़ी है। ठीक है। तो ये सब हमने देखा। अब चलो एरियाज ऑफ कॉपरेशंस की बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में हमें कॉपरेशंस देखने को मिलता है। तो मैं आपको कॉमन व्यू बता देता हूँ। डिफेंस होगा, ट्रेड होगा, आप भी थोड़ा सोचिए, एनर्जी कॉपरेशंस होगा, उसके बाद स्पेस कॉपरेशन होगा, जिसमें आपका गगनयान को लेकर कुछ कॉपरेशंस हमें देखने को मिला था। और क्या क्या है, जियो स्ट्रेटेजी कॉपरेशंस होगा। ठीक है। और आपके मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर कॉपरेशंस होगा। तो यही सब बातें हैं, बस इसी सब के बीच हमें घूमना टहलना है। चीज़ें तो आसान ही हैं, हम मुश्किल नहीं बनाना चाहिए वैसे भी। तो डिफेंस के कॉपरेशन में हाँ हम कह सकते हैं कि इंडिया और रशिया का रिलेशंस मेजोरिटली आपका डिफेंस के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है भारत आर्म्स का फ्रॉम रशिया। यूं कहो कि लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर अगर भारत किसी देश के साथ करता है तो वो रशिया के साथ करता है। ठीक है। और रशिया के साथ जब हम डिफेंस रिलेशंस बनाते हैं तो सिर्फ वो इक्विपमेंट की सप्लाई नहीं करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की भी बात करता है, और साथ ही साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स की भी बात करता है। दैट्स व्हाई वी सी ब्रह्मोस। ठीक है। एज वेल एज जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं उसके एक्सपोर्ट, मार्केटिंग सब की भी बात होती है। तो इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉपरेशन हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलते हैं। और आर्म्स एक्सपोर्ट के मामले में मैंने आपको बताया
भारत जो भी आर्म्स इंपोर्ट करता है वो उसका शेयर रशिया में या रशिया के रिस्पेक्ट में 58% है। ठीक है। उसके बाद शेयर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी आपके स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है जो यूजफुल होंगे भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसको भी शेयर करता है। जैसे आपका S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करो। ठीक है। और इसी को लेकर आपका USA काटसा सैंक्शन लगाने की बात करता है इंडिया पर, लेकिन इंडिया को वैभर मिली हुई है, आपको ही पता है क्यों, मैंने डिस्कस भी किया था। उसके बाद पार्टनर इन ब्रह्मोस। और ये भी देख लो आप, रशिया ने अकुला क्लास सबमरीन इंडिया को लीज पर दिया है। आप समझो, सबमरीन सब भी लीज पर दिया है। और ये भी कहा जाता है कि कुछ सबमरीन जो हैं वो रशिया के कॉपरेशन से भारत में बनाए गए हैं। ठीक है। वो नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ ये मैंने पढ़ा था। उसके बाद सुखोई S-30 देख लो आप। और अभी जो आपका 21st इंडिया रशिया समिट हुआ, इस समिट में दोनों देश ने 10 ईयर्स डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट साइन किया। ठीक है। ताकि डिफेंस कॉपरेशन को और डाइवर्स बनाया जाए। और मेरीटाइम एक्सरसाइजेज भी होती है, जैसे इंद्र। ठीक है। इंडिया और रशिया। तो ये हमने डिफेंस रिलेशंस देखा, तो आप देख सकते हो। और जरूर याद रखना है आपको S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, लेटेस्ट है, तो इसको कोट कर सकते हो डिफेंस रिलेशंस के ऊपर। अगर कुछ लिखना हो तो सुखोई S-30 के बारे में लिख सकते हो। ठीक है। और ये जो आपका अकुला क्लास सबमरीन, इनके बारे में भी लिख सकते हो। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो ब्रह्मोस के बारे में भी लिख सकते हो। आर्म्स इंपोर्ट के बारे में हमने आपको बताया ही। ये बात हो गई। चलो ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो जब हम ट्रेड के बारे में बात करें तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रेड के टर्म्स में ना दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब बात करें डीपनेस की तो काफ़ी कम है। दोनों देश के बीच बायलैटरल ट्रेड कितने का होता है? अप्रोक्स $11 बिलियन का ही होता है, अगर देखा जाए तो। एवरेज में मैं फिगर बता रहा हूँ। जबकि रशिया और चाइना के बीच बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो कितना होता है आपका? तो लगभग आपका $120 बिलियन का होता है। तो कहाँ $11 बिलियन, कहाँ $120 बिलियन, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो डिस्पाइट पोटेंशियल, इंडिया और रशिया दोनों के पास पोटेंशियल है ट्रेड को डीपेन करने का, लेकिन ये पोटेंशियल कहीं ना कहीं हार्नेस नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हार्नेस हो पा रही है? क्या किया जाना चाहिए? इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप हमें बताओ क्यों नहीं हो पा रही है? थोड़ा सा दिमाग चलाइए और आंसर बताइए। ठीक है। और वैसे तो दोनों देश ने टारगेट कर रखा है कि बायलैटरल ट्रेड $30 बिलियन तक पहुंचे बाय 2025। उसके बाद देख लो, और स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग, यानी कि दोनों देश ने स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग को शुरुआत की थी 2018 में। ये 6 एरियाज पर फोकस करता है, कॉपरेशंस की बात करता है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉपरेशंस, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है। टूरिज्म, कनेक्टिविटी। उसके बाद मैंने आपको ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया था, और साथ ही साथ मैप में आपको ये भी बताया था कि ये जो आपका ईस्टर्न रीजन है, इधर वाला रीजन उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। तो रशिया चाहता है कि ये वेल डेवलप्ड हो, ये जो है वेस्टर्न रशिया की तरह भी डेवलप हो। तो इसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? तो वही बात है, डिफरेंट देशों के कॉपरेशंस बनाए जा रहे हैं रशिया के द्वारा कि इन्वेस्ट करिए, कंपनी लगाइए, एक्सप्लोर करिए। ठीक है। ताकि इन रीजन का डेवलपमेंट हो। तो वही बात यहाँ पर निकल कर आती है। उसके लिए वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज करता है, और इस फोरम में भारत ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की थी, ताकि उस रीजन का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। ये आपका बेसिकली लोन ही होता है। उसके बाद देख लो, मेरी टाइम रूट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरी टाइम रूट की बात की गई। तो बेसिकली एक नया रूट जो कनेक्ट करेगा चेन्नई को व्लादिवोस्तोक, जो कि रशिया के ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है, उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम रशिया में या फिर रशिया इंडिया में जल्दी पहुंच सकेगा, टाइम कम लगेगा बेसिकली शिप्स को आने जाने में। और ये बात भी है कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, जो चल ही रहा है, इसके कारण इंडिया का जो इम्पोर्ट है रशिया से वो बढ़ा है लगभग 3 गुना। अब इस बात के बारे में आप इस
मुद्दे पर तो ये बात भी आपने सुना होगा कि भारत जो है सस्ते में तेल इंपोर्ट कर रहा है रसिया से। क्यों? बिकॉज भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटी देता है। ठीक है, दैट्स वाई डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द यूएसए, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देकर वहाँ से सस्ते में ऑयल इंपोर्ट करता है। ये बात है। उसके बाद एनर्जी कॉरपोरेशंस की बात करें तो वही है आपका नेचुरल गैस के मामले में मैंने आपको बताया भी था, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है भारत भी वहाँ पर अपने इंटरेस्ट को दिखा रहा है। जैसे जो आपका ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं, उसकी सब्सिडरी कंपनी है ओएनजीसी विदेश। तो बेसिकली वहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है फॉर ऑयल एंड गैस प्लांट। उसके बाद देख लो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में दोनों देश ने ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करी थी इन द आर्कटिक रीजन। और किस लिए आर्कटिक रीजन का मेल्ट होना रशिया के लिए सिग्निफिकेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन हमें देखने की मिली है फ्रॉम द पास्ट टिल द प्रेजेंट। और पास्ट में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या रिएक्टर्स रशिया की मदद से बनाए गए हैं। एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बेसिकली रशिया के कॉपरेशन से इंडिया में बिल्ट हो रहा है। कहाँ है KKNPR, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को इस्टेब्लिश करने का प्लान चल रहा है दोनों देश के कॉपरेशन से, और उस प्लांट का नाम है रोपुर पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस। अब जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस मतलब क्या हुआ कि आपका क्या विचारधारा रखते हैं ग्लोबल जियो पॉलिटिकल मुद्दे पर। तो पहली बात तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है, हमने बताया भी है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है। और बिम्स्टेक के माध्यम से, एससीओ के माध्यम से ऑपरेशंस जो हैं दोनों देश बूस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ चाइना, अब अभी आप देख रहे होगे कि रशिया और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रशिया चाइना को फिर भी पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी के ही रूप में देखता है कि भविष्य में हो सकता है चाइना रशिया को भी चैलेंज कर दे। इसीलिए रशिया इंडिया के साथ, वियतनाम के साथ कॉपरेशंस को डीपेंड कर रहा है, यानी कि उन देशों के साथ जिसके रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे नहीं है या फिर रिलेशन में खटास है। अब वियतनाम इंडोनेशिया की बात क्यों कही गई है, तो साउथ चाइना डिस्प्यूट का नाम देख सकते हो आप। ठीक है, और इतना ही नहीं, रशिया इंडिया की एंट्री एससीओ में सपोर्ट किया था, तब जाके आपका यूं कह सकते हो कि एससीओ में इंडिया मेंबर बना। और एससीओ में बेसिकली पाकिस्तान को भी चाइना ने मेंबर बनाया बेसिकली, कि भाई साहब इंडिया बन रहा है तो चाइना को भी मतलब इंडिया बन रहा है तो पाकिस्तान को भी घुसेड़ दो। ठीक है, और उसी प्रकार से यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है ना, उसमें इंडिया की एंट्री को भी सपोर्ट करता है रसिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, तभी तक तो हमने देखा यूएस भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन कर रहा है, तो वही है, एक ही तो है धरती पर, कौन है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर जब भी कोई विवाद हुई है तो रशिया ने इसे इंटरनल मैटर बताया है ना, और बायलैटरल तरीके से सॉल्व करे, इस पर ज़्यादा फोकस रशिया का रहता है। ठीक है, एंड ब्लॉकिंग द पाकिस्तान अटेम्प्ट टू इंटरनेशनलाइज द इशू, ये सब बातें हैं। तो होप यू अंडरस्टूड द जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस। तो अभी तक हमने डिटेल में टॉक किया है इस सब के मुद्दे को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें कल्चरल रिलेशंस की, तो कल्चरल रिलेशंस भी कहीं ना कहीं दोनों देश के बीच देखने के मिलते हैं। आपको ही पता होगा बहुत सारे जो इंडियन हीरोज हैं उनकी फिल्में पसंद की जाती है रसिया में, उनके गाने रशिया में पसंद किए जाते हैं। इतना ही नहीं, आप देख सकते हो अबाउट 20 रशियन इंस्टीट्यूशंस रेगुलरली हिंदी टीच करते हैं टू अबाउट 1500 रशियन स्टूडेंट्स, एंड वेरियस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं लाइक नमस्ते रशिया। एजुकेशनल रिलेवेंस जो दोनों देशों की है उसको शेयर की जाती है इंस्टीट्यूट के माध्यम से। एंड हिंदी लैंग्वेज के अलावे तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत ये सब भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन डांस, म्यूजिक, योगा, आयुर्वेदा ये सब भी प्रमोट किए जाते हैं।
और भी बहुत सारे बातें हैं जो आपके कल्चरल डीपनिंग को इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इंडियन फेस्टिवल्स इन रशिया। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कॉपरेशंस रही है रशिया की। कैसे? आप देख सकते हो, फॉर्मर सोवियत यूनियन जो आपका यूएसएसआर था, उन्होंने ही भारत की पहली सैटेलाइट कौन थी? आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद भास्कर, इन दोनों को रशिया ने ही लॉन्च किया था, यूएसएसआर ने ही लॉन्च किया था। उस समय यूएस का सपोर्ट इंडिया के प्रति काफी कम था, तो रशिया या फिर यूएसएसआर का ही हमें इन सब फील्ड में कॉपरेशन देखने को मिलता था। इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात, जो आपकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो आपके रॉकेट में यूज होती है, ठीक है, हैवी रॉकेट्स बनाने के लिए, रॉकेट्स को लिफ्ट ऑफ करने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं रशिया ने भारत को प्रोवाइड की। तब जाके भारत हैवी रॉकेट्स को भी लिफ्ट कर सकता है और स्पेस के सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस को लेकर कॉपरेशन हुआ है, और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम का भी यूँ कह सकते हो कि हमें कॉपरेशन देखने को मिला है। ग्लोनास बेसिकली रशिया का जीपीएस सिस्टम है, जैसे यूएसए का जीपीएस है, उसी प्रकार से रशिया का ग्लोनास है। ठीक है, एंड एमओयूज साइन हुए हैं बिटवीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड रॉसकॉमोस विच इज रशिया स्पेस एजेंसी इन द फील्ड ऑफ जो आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है अंडर द गगनयान मिशन। तो ट्रेनिंग सब के लिए कॉपरेशंस साइन हुई थी। तो ये सब हमने मुद्दे देखे, किन किन मुद्दे पर कॉपरेशन हमने देखा। स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, कल्चरल रिलेशंस, एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे आपका स्पेस के बारे में बात करें तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ध्यान रखना है, और अगर हम बात करें गगनयान के बारे में ध्यान रखना है, तो ऐसे में आपका काम बन जाएगा। कल्चरल रिलेशंस की बात करें तो आपका वही है, आपके रशियन इंस्टीट्यूट्स में हिंदी सिखाई जाती है, डांस, योगा, फिल्म सब होता है। ठीक है, जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस क्या है, एनर्जी कॉपरेशंस हमने देखा, न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशंस देखा, ट्रेड कॉपरेशंस देखा, डिफेंस कॉपरेशंस देखा। तो इन सब फील्ड में हमने कॉपरेशंस देखा। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स विथ क्लियर फ्लो। तो यहाँ तक हमने देखा। अब बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ कॉपरेशन ही कॉपरेशन से, रिलेशंस में खटास भी तो हो सकते हैं। तो खटास या फिर कन्फ्लिक्ट्स या फिर मुद्दे या फिर इश्यूज, तो क्या क्या इश्यूज हैं? तो आसानी से समझ सकते हो। पहली बात तो लिमिटेड एरियाज ऑफ कॉपरेशन। हमने डिफेंस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशंस रशिया के साथ देखा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयर किया, मिलिट्री इक्विपमेंट शेयर किया, एक्सरसाइजेज और मुसीबत के समय में मदद की, हम मानते हैं। लेकिन कॉपरेशन सिर्फ डिफेंस के सेक्टर तक ही तो लिमिट नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक कॉपरेशंस को बढ़ाओ, और है ना, पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है दोनों देश के बीच ट्रेड की, लेकिन फिर भी हमारे दोनों देश के बीच ट्रेड कितना है? $11 बिलियन का। ठीक है, तो वही बात है, लिमिटेड एरिया ऑफ कॉपरेशन। साथ ही साथ यूएसए रशिया डिलेमा। अब यूएसए रशिया डिलेमा भी एक अजब सी बात है। इंडिया हमेशा इन सब डिलेमा में फंस जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है यूएसए और रशिया के बीच, हमेशा से कह सकते हो कि रिलेशन में खटास रही है। अब भारत यूएसए की तरफ खिसकता है तो रशिया नाराज, अब भारत रशिया की तरफ खिसकता है तो यूएसए नाराज। अब हमें तो दोनों से बेनिफिट चाहिए। ठीक है, बिकॉज चाइना को भी तो हमें देखना है ना। तो अगर हम यूएसए से दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है ना। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। हम सब क्यों इतने ज़्यादा डीपर कॉपरेशन करने का प्रयास करते हैं विद द मेजर पावर, ताकि बैलेंस ऑफ पावर स्थापित हो सके, और जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली चाइना, वो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो सके, है ना। तो ये सब बातें। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन आप देख लो। वैसे तो रशिया से हम जो भी आर्म्स इंपोर्ट करते हैं उसका शेयर देखे तो लार्जेस्ट शेयर ये 56%, डाटा याद नहीं रखना है। एंड फिर भी एक समय था, यानी कि 2010 से 14 की बात करें तो जो शेयर था वो 70% था, अभी 56% हो गया है। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि कहीं ना कहीं हम डिफेंस में डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। यानी कि अब इंडिया सिर्फ रशिया पर डिपेंडेंट नहीं है, अब यूएसए पर भी डिपेंड हो रहा है, इसराइल पर भी डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें हम कहना चाह रहे हैं। इंडियाज डिजायर टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स डिफेंस इम्पोर्ट
बाय ग्रोइंग इंडिया यूएसए रिलेशनशिप अलॉन्ग विद सैंक्शन ऑन रशिया अंडर द कैट्स, इसलिए हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें। उसके बाद ट्रेड में देख लो, ट्रेड को लेकर क्या इश्यूज है, पुअर कनेक्टिविटी, वीक बैंकिंग लिंक्स, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स काफ़ी ज़्यादा कम्बर्शन होने के कारण ये सब इश्यूज आ जाती है। ठीक है, क्लियरेंस नहीं मिलता है ना। उसके बाद इंडो पैसिफिक को लेकर क्या अप्रोच है, तो इंडो पैसिफिक को लेकर बेसिकली रसिया जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता है, और रशिया एम्प्रीहेंशंस के नज़र से देखता है, शक की निगाहों से देखता है। ठीक है, और जिस प्रकार से इंडिया का क्लोजनेस यूएसए के साथ बढ़ रहा है, तो रशिया को भी थोड़ा सा खटक लग रही है, और रशिया को लगता है कि अगर यूएसए का प्रभाव इंडिया पर ज़्यादा हो जाएगा तो इट विल लूज ए फ्रेंडली कंट्री एंड बिगेस्ट बायर ऑफ इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स। देखो दोस्ती बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, हो सकता है हम डिफेंस इक्विपमेंट यूएस से ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे। वो सब बातें हैं, अप्रेंशंस चलते रहती है अपने आप में। उसके बाद टेररिज्म का मुद्दा, दोनों देश बेसिकली फाइनलाइज करने की बात करते हैं कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सब हमने मुद्दा देखा, इंडो पैसिफिक को लेकर, टेररिज्म को लेकर, ट्रेड को लेकर, डिफेंस, यूएसए रशिया डिलेमा, लिमिटेड एरिया ऑफ कॉपरेशंस। ठीक है, एक और आप जोड़ सकते हो, इंडिया स्टैंड इन द रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो ये हमने देख लिया। अब चलो रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सेस, इसको भी समझना है। इसको समझेंगे कैसे, इसको समझेंगे ऐसे कि आपका एक तरफ हम यूएस लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ हम लेते हैं रशिया। अब देख लो, अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच तो खटास है ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, खटास और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद आप चलो चाइना को ले लो। अब यूएसए और चाइना के बीच खटास और बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द एग्रेसिवनेस नेचर ऑफ द चाइना एंड आपका जो डोमिनेंस चाइना का हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर या फिर सप्लाई चेन धीरे धीरे। तो यूएसए जो है उसको भी लेकर चाइना के साथ रिलेशन खट्टे हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान को ले लो। अब पाकिस्तान को एक समय यूएस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन जब यूएस ने विद्रोह कर लिया अफगानिस्तान से, तो धीरे धीरे यूएस जो है वो पाकिस्तान से भी अपना पीछा छुड़ाने लगा, कहने का मतलब ये। तो अब क्या हो रहा है, ये तीन देश एक साथ आ रहे हैं और यूएस अपना अलग हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो बेसिकली पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया ट्रायो, एक और ले लो आप, ईरान भी ले लो। ठीक है, तो इस एंगल को आप समझ आए। तो जो सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाई गई है पोस्ट यूक्रेन क्राइसिस बाय द वेस्ट, इसके कारण रशिया चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है। बिकॉज जो भी सैंक्शंस लगी है, सैंक्शन मतलब क्या, अब लेट्स से कि कुछ रशिया को वस्तुओं की कमी पड़ी, तो कहाँ से भाई साहब इंपोर्ट करेगा, तो चाइना से इंपोर्ट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशंस कॉपरेशंस बढ़ी कि नहीं बढ़ी। साथ ही साथ अब लेट्स से कि रशिया को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो रशिया तो नेचुरल गैस और ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, तो किसको एक्सपोर्ट करेगा, चाइना तो है खरीदने वाला, तो चाइना उससे खरीद लेगा, तो भाई बदले में उसको फॉरेक्स एक्सचेंज भी आएंगी। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोजनेस बढ़ी है। और ये भी कहा जाता है कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो डिवाइडेड रहता है P3 और P2 में। P2 मतलब क्या, आपका रशिया और चाइना एक तरफ, और P3 मतलब क्या, जो तीन अन्य देश है, यूएसए है आपका। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद रशिया चाइना ट्रेड, हाँ रशिया चाइना ट्रेड आप देख सकते हो, दोनों देश के बीच हमने बताया ना, आई थिंक 120 बता दिया था, अब तो हो ही गए होंगे 120। 2019 में $110 बिलियन थे। और यहाँ पर देखिए, रशिया ओवरटुक सऊदी अरेबिया एज लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू चाइना, यानी कि पहले चाइना सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया से ऑयल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, अब जो है उसकी जगह रशिया ने ले लिया है। तो ये सब भी क्या इंडिकेट करता है, कोऑपरेशन दोनों देश के बीच बढ़ रहे हैं।
रिलेशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन दैट इज पावर ऑफ साइबेरिया, ये बेसिकली स्थापित की गई है टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस। अब यहाँ पर मैप से देखिए, है ना, रशिया तो नेचुरल गैस में रिचनेस है ही है ना। अब यहाँ से लेट से कि पाइपलाइन एस्टेब्लिश कर दिया था, आराम से आपका पाइपलाइन से नेचुरल गैस की डिलीवरी हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, रिलेशन अच्छे हो गए हैं और दोस्ती बढ़ गई, ये सब बातें हैं। एंड उसके बाद डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो रशिया जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी शेयर कर देता है चाइना के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद ये भी देख लो आप, चाइना हैज ऑल्सो रिसीव्ड एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। अब देख लो, एक तरफ इंडिया को भी ये मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड की गई है, डिफेंस सिस्टम, और चाइना को भी, तो जाहिर सी बात है ना, कट्टर की मतलब यूँ कह सकते हो कि टाके की कट्टर कांटों की टक्कर जिसको कहते हैं ना, आमने सामने। बिकॉज उसके पास, चाइना के पास भी वही डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास भी वही डिफेंस सिस्टम है, तो फिर से भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम लेकर आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, रशिया हैज ऑल्सो रिमूव्ड आर्म्स एम्बार्गो ऑन पाकिस्तान इन 2014, इसको भी समझ लीजिए। बेसिकली रशिया ने आर्म्स एम्बार्गो यानी कि आर्म्स के सप्लाई पर बैन, यानी कि रशिया जो है पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई या फिर इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करेगा, इस पर बैन लगा दी गई थी, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन 2014 में ये जो आपका बैन है उसको हटा दिया गया, तो रशिया जो है अब इन्हें भी, पाकिस्तान को भी कम्बैट हेलीकॉप्टर्स अदर इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ पाकिस्तान ने परमिशन दे रखा है रशिया को कि वो ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करे, तो इससे होगा क्या, तो इससे वही होगा कि दोनों देश के बीच दोस्ती अच्छी हो जाएगी, ठीक है, बायलैटरल रिलेशनशिप और ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रशिया विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान एंड स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशियन कॉकसस। कॉज अफगानिस्तान में अभी किसकी है, तालिबान और पाकिस्तान, यूँ कह सकते हो कि एक दूसरे की ऑपरेशंस देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा, अब चलते हैं यूएसए रशिया टेंशन। हमने बता ही दिया है कि दोनों देश के बीच टेंशंस बनी हुई है, और जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर हमें देखने को मिला, टेंशंस और ज़्यादा बढ़ गई है। और रशिया चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, क्या होता है हमने बताया मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में। और साथ ही साथ रशिया ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में भी अपना जगह चाहता है, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द पावरफुल कंट्री है, तो बैलेंस ऑफ पावर में रशिया भी अपना जगह चाहता है। लेकिन सैंक्शंस फ्रॉम यूएस वेस्ट हैज क्रिपल्ड रशियन इकोनॉमी, एंड इसके कारण वो चाइना की तरफ झुका है। अब क्या कारण है टेंशंस के, तो इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उन दोनों का मैटर है, लेकिन एक दो पॉइंट देख लो। मॉस्कोज इंटरफेरेंस, आरोप लगता है कि 2016 में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और ट्रंप को विजय प्राप्ति हुई, तो इसमें रशिया ने इन्फ्लुएंस किया था, ऐसा कुछ आरोप आपने भी सुना होगा। फिर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, रशिया सपोर्ट फॉर सीरिया, बशर अल असद इन हिज ब्रिचुअल सिविल वॉर, सब कुछ बातें हैं। और यूएस और वेस्ट ने मिलकर क्या रिस्पॉन्स दिया रशिया को, तो पहली बात तो ये कि यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके तहत रशिया और चाइना दो बड़े थ्रेट हैं यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर सीरीज में। और साथ ही साथ सैंक्शंस लगाई जाती हैं यूएस की तरफ से अंडर द काटसा एक्ट काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी एक्ट, ठीक है, रशिया के ऊपर। इसके तहत क्या है कि कोई भी देश अगर रशिया के साथ रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस स्थापित करता है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन, अदर सैंक्शंस लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो दोनों ने रिलेशनशिप को डिपेंड करने की, अच्छे करने की बात की थी, लेकिन कोई सुधार नहीं देखने को मिला। तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, यानी कि ये जो आपका रशिया यूएसए रिलेशंस हमें गड्ढे में जाते हुए दिख रहे हैं, तो इसका इम्प्लीकेशंस एक तो ये कि वर्ल्ड जो है गुट में बटेगा। पहली बात तो ये, अगर हम इंडिया के कंटेक्स में बात करें तो देख लो, एक तरफ क्वाड है, एक तरफ रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस है, यानी ये क्वाड में कौन कौन से हैं आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, और दूसरी तरफ रशिया चाइना पाकिस्तान एक हो रहा है। और ये बात
कैसे हम कह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल रशियन पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी जो आपका अफ़गानिस्तान के मैटर पर था। ठीक है, कि अफ़गानिस्तान को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस 2021 मार्च में हुई थी और यहाँ पर रशिया ने इन्वाइट नहीं किया इंडिया को, है ना, जबकि चाइना, पाकिस्तान, ईरान इन सबको इन्वाइट किया था। क्या इंडिकेट करता है ये, आप भी समझ सकते हो। तो इंडिया और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि एक्सक्लूड किए गए हैं इंडिया को रशिया के द्वारा, वो इसीलिए बिकॉज पाकिस्तान और चाइनीज ने बेसिकली असहमति जताई थी। इसके बाद स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान एलोंग विथ आर्म्स सेल टू पाकिस्तान रशिया की तरफ से की जा रही हैं। उसके बाद सपोर्ट एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि इस हिस्टोरिकली अगर देखें तो रशिया ने ट्रेडिशनली सपोर्ट किया इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पर। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया के एंट्री को लेकर इन द यूएनएससी। लेकिन अब जिस प्रकार से दोस्ती आरसीपी ट्राई में बन रही है, तो हो सकता है रशिया का सपोर्ट भविष्य में गारंटीड ना हो। एलोंग विथ कनेक्टिविटी को लेकर आपका मुद्दा रहता है। एलोंग विथ स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट, न्यू आर्म्स रेस, यानी कि ये अभी जो यूनाइटेड नेशन और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हुई थी जिसको आप कहते हो न्यू स्टार्ट ट्रीटी। उस ये बेसिकली ट्रीटी बहुत पहले आई थिंक 1990s में साइन हुई थी और इसको फिर एक्सटेंड की गई है अभी फिलहाल 2026 तक। और ये जो आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी, बस वन लाइनर प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स दोनों देश के पास हैं उसकी अमाउंट को लिमिट करने की बात करता है ये, है ना। एलोंग विथ इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स लिमिटेड संख्या में हो, बॉम्बर्स लिमिटेड संख्या में हो। लेकिन जो न्यू टाइप्स ऑफ वेपन क्रिएट होते जा रहे हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी, ये सब की बात कर लो, तो उन सब के मुद्दे को ये ट्रीटी डील नहीं करता है। हो सकता है भविष्य में इन सब के जो नॉन ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उसकी आर्म्स रेस बढ़ सकती है। तो ये हमने देखा है ना। तो इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया द वर्ल्ड, तो क्वाड वर्सेस आरसीपी, स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, आर्म्स सेल टू पाकिस्तान, सपोर्टेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, कनेक्टिविटी, स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट, न्यू आर्म्स रेस। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। कल हम फिर से रशिया यूक्रेन वॉर को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक नया गरमाया हुआ मुद्दा है और इस पर हम अपने नोट्स को भी आपको डिटेल स्टडी करके पढ़ाएंगे ताकि आपका ये जो डाउट है क्लियर हो जाए। रशिया यूक्रेन वॉर इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या देखेंगे कि काउजेज क्या है, साथ ही साथ इम्पैक्ट क्या होगा और इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का स्टैंड वैसा क्यों रहा है और इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं। ठीक है, इन सब मुद्दे के साथ हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो एक और लेक्चर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो बस शांति बनाए रखें और होल्ड योर ब्रेथ एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। पढ़िए मन लगा के, अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।